नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अधिकार का ये दूसरा वीडियो। विद्यार्थियों, अब इस दूसरे वीडियो में अधिकार के प्रकारों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अधिकारों के अर्थ के बारे में जाना, अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, कहाँ से आते हैं, अधिकार किस प्रकार से व्यक्ति की गरिमा और सम्मान जननीय होते हैं और विश्व जननीय भी होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ अधिकारों के प्रकार के बारे में कि हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे हम अपना विकास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं और राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी देने का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का हक देते हैं। इसमें आता है वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार इसमें शामिल होते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ा होता है और नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच करना। न्यायिक जांच का अधिकार होता है, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, प्रतिवाद करने का अधिकार होता है और असहमति प्रकट करने का अधिकार होता है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। शासक यानी जो सरकार है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कार्य करती है। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए निर्णय बनाती है, नियम बनाती है और ये सभी अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब हमें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। विद्यार्थियों, पिछले अध्यायों में मैंने आपको ये बताया कि जब तक हमारे आर्थिक अधिकार पूरे नहीं होते हैं या आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है, तब तक राजनीतिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। जब तक हमें मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की व्यवस्था और मनोरंजन, ये सभी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब तक राजनीतिक अधिकार का कोई महत्व नहीं है। फुटपाथ पर रहना और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। विद्यार्थियों, उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी, मेहनत की उचित परिस्थितियां जैसे कुछ सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार करता है कि आर्थिक अधिकार उपलब्ध कराए जाए। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य में प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी रोजगार की शुरुआत की थी और आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है और अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकारों के रूप में मान्य हो गए, जिन्हें प्राथमिकता देना आवश्यक है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही है। तो इस आधार पर विद्यार्थियों, अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और सबसे बड़ी बात यह आती है कि सभी अधिकारों से पहले हमारे पास अधिकार होना चाहिए आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से हम सभी अधिकारों का उपभोग ईमानदारी से कर पाएंगे और हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे।
आर्थिक अधिकारों के साथ ही जुड़े हुए हैं सभी अधिकार, जिसमें राजनीतिक अधिकार आते हैं, नागरिक अधिकार आते हैं, सामाजिक अधिकार आते हैं। ये सभी अधिकार जो हैं हमें आर्थिक अधिकारों के उपरांत ही प्राप्त हो सकते हैं, तभी वे मूल्यवान हो सकते हैं। नहीं तो सभी अधिकार, आर्थिक अधिकार के बिना सभी अधिकार हमारे लिए मूल्यहीन है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अधिकार और जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां कहलाती है हमारे कर्तव्य की, क्या कर्तव्य हमारे हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य भी हमारे होते हैं। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वे खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, कायम होती है। जैसे कि टिकाऊ विकास का मामला लें, हमारा अधिकार हमें याद दिलाता है विद्यार्थियों की इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की नहीं सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकारी है। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं, और ये हमारी, इनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी अधिकारों का प्रयोग भली भांति कर सकते हैं, और एक ही व्यक्ति नहीं, संपूर्ण समाज, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज हो, राष्ट्रीय समाज, सभी संपूर्ण समाज जो है उसका अधिकारों का उपभोग कर सकता है। सभी को स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। तो यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व भी, जिम्मेदारी या हम कहें कर्तव्य हमारा है। ये आम भलाई की बात है जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी अवश्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है, यानी कि अधिकार है, और इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती है। दूसरी बात आती है, अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। जब मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे अधिकारों का भी सम्मान अन्य लोग करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखल अंदाजी से बचना होगा। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। अर्थात मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जब मुझे बोलने का या विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया गया है, तो मैं उसी प्रकार से बोलूं या वैसा ही बोलूं जैसा मैं चाहता हूं अपने लिए। मैं अपने लिए अच्छा सुनना चाहता हूं, तो मैं दूसरों के लिए भी उतना ही अच्छा मैं बोलूं, तभी जाकर के मैं अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग कर पाऊंगा। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक अन्य उदाहरण और हम लें, अगर मैं अच्छा संगीत अपनी धीमी आवाज में सुनकर के आनंदित होता हूं, तो उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति भी उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए धीमी आवाज में संगीत सुनना चाहेगा। यदि मैं अगर शोर शराबे से संगीत सुनता हूं, तो निश्चित रूप से दूसरे के अधिकार की में भी दखलंदाजी होगी। अपनी पसंद के कपड़े पहनना, लेकिन अपनी पसंद के कपड़े कहाँ पहने जाते हैं ये भी हमें ध्यान रखना होगा। शादी, पार्टी, इन सभी समारोहों में हम अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन विद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सभी में हमें एक निश्चित यूनिफॉर्म या एक निश्चित पोशाक मिलती है, उसी को ही पहनना हमारी अनिवार्यता होती है, क्योंकि सभी वहां पे एक जैसे लगे, एक मैं हो जाए, इसीलिए वहां पे यूनिफॉर्म दी जाती है। तो वहां पे मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने के अधिकार को त्याग दूंगा और उन्हीं कपड़ों को, उन्हीं यूनिफॉर्म को, उन्हीं पोशाकों को पहनूंगा जो विद्यालय, विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि यदि मैं अपने अधिकारों को संरक्षित रखता हूं, तो मुझे दूसरे के अधिकारों का भी उसी प्रकार से संरक्षण करना होगा। तीसरी बात आती है विद्यार्थियों, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकार को संतुलित करना चाहिए। मसलन व्यक्ति की आजादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति को उसकी इजाजत के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट में डाल दूं, तो यह उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से इस अधिकार की अभिव्यक्ति की गई है कि यदि मैं गलत तरीके से कोई कार्य करता हूं और उससे किसी के अधिकारों का हनन होता है, जिसमें इसमें बताया गया है इसके अंतर्गत कि नहाते हुए अगर किसी व्यक्ति की फोटो खींच करके अगर उसको इंटरनेट पे अगर डाल दी जाए तो उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ऐसे अधिकारों को भी हमें सुरक्षित रखना होगा। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और ऐसे अधिकारों का उल्लंघन हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। इसी प्रकार से चौथी बात आज में आती है कि नागरिकों को अपने अधिकार पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना चाहिए। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, ये बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही है। नागरिकों के अधिकार और भलाई की रक्षा के लिए आवश्यक मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह विद्यार्थियों की नागरिकों के अधिकारों के ऊपर क्या नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, क्या नहीं नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, इनके बारे में भी नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। और वे जब जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा या किसी और के संस्था के द्वारा कोई प्रतिबंध लगाने पर 10 बार उसे विचार करना होगा। क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों को आजादी छीन लेने की इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने, फोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता ही है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है। गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाजत और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों को की ही जड़ खोद सकती हैं जिनके लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए ये मानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की आवश्यकता है। मतलब हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, एक कार्टून में क्या व्यंग्य किया गया है। क्या कल तुमने टीवी पर ताजा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा? प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। यह टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है। इसके अलावा यह उनके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से निजता का अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार सभी व्यक्तियों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ होता है। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना इजाजत के उसकी आजादी नहीं छीनी जा सकती। बिना इजाजत के उसकी चिट्ठियों को पढ़ना या फोन टैप करना, ऐसे छूट भी नहीं दी जा सकती है। और किसी भी प्रकार से गुनाह कबूल कराने के लिए यातनाओं का सहारा भी नहीं लेना। ये सभी अधिकार जो हैं, अधिकारों का हनन करने के एक रास्ते हैं। यदि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुए तो निश्चित रूप से ये अधिकार हमसे छीन ली जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो हर एक व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना एक प्रारंभिक आवश्यकता है। वाद विवाद और संवाद, किसी व्यक्ति के अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू हो जाती है, मतलब ईगो शुरू हो जाता है। तो दूसरे के अधिकार वह खत्म कर देता है अपने ईगो के चक्कर में। अब ये देखिए विद्यार्थियों, अब बात आती है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, और इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक तथ्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों में से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया, और सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़ाने का आह्वान भी किया है।
देखिए प्रस्तावना में क्या कहा गया है। मानव अधिकार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता और न्याय तथा शांति की आधारशिला होती है। क्या मतलब हुआ? मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा, मतलब मानव परिवार जो मनुष्य हैं, सभी मनुष्य, उनकी गरिमा और समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा यानी उनका सम्मान भी क्या है? स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है। इसलिए मानव की गरिमा को बनाए रखना, उनके सम्मान को बनाए रखना हमारी सबसे पहली आधारशिला है। मानव अधिकारों के उपहास तथा अवमानना के कारण मानवीय चेतना की को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें और जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। यूएनओ ने इस प्रकार से ये प्रस्तावना में घोषणा की है जिसे मानव अधिकारों के किसी प्रकार से उपहास या अवमानना नहीं की जा सकती। मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य को के प्रतिफलित हुए। इसलिए ये अनिवार्य है कि ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण विश्वास की स्वतंत्रता हासिल कर सकें और भय और अभाव से मुक्त हो सकें। चूंकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार और दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों के प्रति हो रहे अत्याचार और दमन के विरुद्ध कोई विरुद्ध विद्रोह नहीं करना पड़े। इससे पहले ही हम क्या करना चाहिए? सरकार को विधि के शासन यानी कानून के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहन करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा को बनाए रखना, उसके महत्व, पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास, व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर, सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करना, ये सभी संकल्प लिए हैं। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है और इन संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई है। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की विश्वजनीन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में यथार्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा। विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशीय तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों के जनता के बीच स्थापित करेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा के अंतर्गत 10 दिसंबर 1948 को यह अपने मानवाधिकार घोषणा पत्र में की प्रस्तावना में इन सभी को उल्लेखित किया, जिससे कि मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए, मनुष्य के अधिकारों को बनाए रखने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर इन्हें मान्य करा दिया। अब देखते हैं विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में। अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं? तो इसमें आपको ये बताना है कि अधिकार क्या है, इसका अर्थ बताना है, जैसे कि अधिकार से क्या अभिप्राय है, सुविधाओं और अवसरों से होता है, हमारे अधिकार हमारे हक होते हैं, हमारे दावे होते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत बताना है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, इसलिए सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये सहायक होते हैं और इसका उपयुक्त आधार है कानून का शासन। किन अधिकारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं? तो अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं क्योंकि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में सब व्यक्तियों को समान माना जाता है। जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं, वे अधिकार दूसरों को भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे इसमें बताया गया है। संक्षेप में उन नए अधिकारों की चर्चा करनी है
जो हमारे देश के सामने रखे जा रहे हैं, जैसे सूचना का अधिकार की बात आती है, निजता के अधिकार की बात आती है, और इसी प्रकार से आदिवासियों के अपने रहवास और जीने के तरीके को संरक्षित रखने तथा बच्चों के बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार जैसे नए अधिकारों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर आपको बताना है और हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी आपको देने हैं। फिर अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उन पर भी आपको दृष्टि डालनी है और उत्तर देना है। क्या सीमाएं लगाते हैं? जैसे अधिकार राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध अमानवीय कार्य करने से रोकता है। अधिकार राज्य का कार्य क्षेत्र निश्चित कर देता है ताकि राज्य किसी भी प्रकार के अमानवीय कार्य न कर सके। जैसे कि अधिकार राज्य पर इस प्रकार से सीमाएं लगा सकते हैं जिससे किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सके। मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप इन दो वीडियोस को, अधिकार से संबंधित इन दो वीडियोस को बार बार सुनिए, समझिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, समस्या होती है, तो आप निश्चित रूप से इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है नागरिकता। राजनीति सिद्धांत का ही यह अध्याय है। नागरिकता, नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता क्या होती है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।